सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखेंगे अपना नया चैप्टर वर्क एनर्जी पावर इन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़। आज का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे आज हम। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एनर्जी एंड पावर में देखेंगे क्या रिलेशनशिप है। और फिर हम देखेंगे कि हम जो एवरीडे लाइफ में ये टर्म्स यूज़ करते हैं वर्क की, एनर्जी की, पावर की, हाउ दिस इज़ रिलेटेड, लूजली रिलेटेड विद द फिज़िक्स डेफिनेशन और द फिज़िक्स टर्म्स। ठीक है। फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट स्केलर प्रोडक्ट का, बिकॉज टू गेट टू नो वर्क इन अ बेटर वे वी नीड टू नो द स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट देखेंगे सो दैट वी कुड एबल टू डिफाइन वर्क। ठीक है। वर्क के लिए हमारे को वर्क की प्रिसाइज डेफिनेशन जो फिज़िक्स में है उसके लिए हमारे को एक स्केलर प्रोडक्ट चाहिए। दिस इज़ नथिंग बट जो कि हमने वेक्टर्स देखे थे उन्हीं के बेसिस पे ही है। हमने अभी तक वेक्टर्स में एडिशन देखा था, हमने प्रोडक्ट नहीं देखा था। तो आज हम उसमें दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, उसमें एक पार्ट ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ आवर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। फिर हम एक वर्क एनर्जी थ्योरम का नोशन देखेंगे। ठीक है कि एंड वील गोइंग टू वर्क ऑन दिस नोशन थ्रू काइनेमेटिक इक्वेशन and then we are going to see then we are going to go into deep into our concept of work का concept देखेंगे, work के components डिस्कस करेंगे, then we are going to see kinetic energy क्या है, और फिर उसके बाद फाइनली हम लोग एंड करेंगे अपना चैप्टर का देखने के वर्क विद अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है। सो जो हमारा एनसीईआरटी में जो फ्लो दे रखा है, वी आर गोइंग टू स्टडी इन द सेम फ्लो। सो क्या फ्लो दे रखा है, पहले उसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंट्रोडक्शन में उसने बता रखा है कि हम जो लूजली जो एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं कि जो एवरीडे लाइफ में हम लोग जो वर्क को यूज़ करते हैं, एनर्जी को यूज़ करते हैं, पावर को यूज़ करते हैं, हाउ दे आर रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स में वर्क क्या है और जो एवरीडे लाइफ में हमारा वर्क है उसको क्या करते हैं, जो फिज़िक्स में एनर्जी को क्या कहते हैं और जो एवरीडे लाइफ में हम एनर्जी को क्या कहते हैं, सेम वे फॉर द पावर। फिर इन तीनों के बीच में कोरिलेशन सेट किया हुआ है इंट्रोडक्शन में। ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ बीन गिवन इन इंट्रोडक्शन। देन फ्रॉम द इंट्रो दे हैव डिस्कस अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट, के स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, स्केलर प्रोडक्ट की रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या हैं मेरे स्केलर प्रोडक्ट के, और स्केलर प्रोडक्ट करते कैसे हैं। दीज ऑल कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी इन द स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। और स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट, व्हाई एंड नीड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हम लोग एक वर्क एनर्जी का नोशन देखेंगे कि हाउ वर्क एंड एनर्जी, अभी हमने डिफाइन नहीं किया वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, बट विल गेट अ फील फ्रॉम द काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे वर्क एनर्जी नोशन में, और एक फील लेंगे कि व्हाट इज़ वर्क एंड व्हाट इज़ एनर्जी। बट अभी भी हमने डिफाइन नहीं किया प्रिसाइसली कि व्हाट इज़ वर्क एंड व्हाट इज़ एनर्जी। ठीक है। फिर हम मूव ऑन करेंगे वर्क के ऊपर, वेयर वी आर गोइंग टू प्रिसाइसली डिफाइन कि वर्क होता क्या है। ठीक है। विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट, वर्क के सारे कंपोनेंट देखेंगे, उसमें जो कंपोनेंट होते हैं उसकी जो डेफिनेशन होती है वर्क की, एंड हाउ वी राइट इट न्यूमेरिकली, और न्यूमेरिकली राइट करने पे किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो विल सी ऑल दोस फिजिकल क्वांटिटी इन डिटेल्स के, फोर्स क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है। so these three things we are going to see in details, और फिर then we are going to see कि इनको चेंज करें तो what how my work is been affected, तो इनके रिलेशन से how my work is affected, that also we are going to see। ठीक है। फिर हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी में विल सी व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज अ मोशन एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज बीन नोन टू अस सिंस टाइम इमेमोरियल। सो एंशिएंट टाइम से हम लोगों को पता है, एंड वी हैव बीन यूटिलाइजिंग दिस एनर्जी इनटू वर्क। ठीक है। सो विल सी सम एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो एग्जांपल देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो हम यहाँ पे वर्क देख रहे थे, वर्क इज़ डन बाय दिस फोर्स ओनली। सो ये फोर्स जो होगी, हम एक फोर्स देखेंगे, वेरिएबल फोर्स। ठीक है। कांस्टेंट फोर्स इज़ नॉट अवेलेबल, नॉट कांस्टेंट फोर्स बेसिकली रियल सिचुएशंस में कांस्टेंट फोर्स नहीं होती है, हमेशा वेरिएबल फोर्स होती है। सो हम यहाँ से फिर कॉन्सेप्ट देखेंगे वेरिएबल फोर्स का, इफेक्ट वर्क डन वी आर गोइंग टू सी थ्रू द बाय द वेरिएबल फोर्स। ठीक है। अभी जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इनिशियली विल सी इट विद द कांस्टेंट फोर्स, लेटर ऑन हम जो कॉन्सेप्ट देखेंगे वी आर गोइंग टू सी विद द वेरिएबल फोर्स। ठीक है। तो इसमें वी आर गोइंग टू व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सी द वेरिएबल थिंग्स, सो दिमाग में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए, इट शुड बी लिंक्ड विद द इंटीग्रेशन। ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, राइट। सो लेट्स बिगिन, लेट्स जंप इनटू द एनसीईआरटी। So let's start with the NCERT, work, energy and power.
सो यहाँ पे स्टार्टिंग में वही बता रखा है, इन आर एवरीडे लैंग्वेज हम लोग रोज़मर्रा की भाषा में क्या क्या वर्क को डिफाइन करते हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस, ए फार्मर इज प्लॉइंग इन द फील्ड, वी डिफाइन इट एज अ वर्क. ए कंस्ट्रक्शन वर्कर कैरिंग द ब्रिक्स, लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर इज कैरिंग द ब्रिक्स, वी डिफाइन इट कि कंस्ट्रक्शन वर्कर इज वर्किंग. ए स्टूडेंट स्टडिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, लाइक द स्टूडेंट इज स्टडिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सो वी डिफाइन के ही इज़ वर्किंग. Artist doing the painting, we define that it is working. But in physics, none of these things depend on certain condition, then only we'll define it as a work. But certainly this student studying in physics terms, we don't define it as a work. Artist painting, we don't define it as a work. Okay, so these two things, so definitely we don't define it as a work, and these two things depends on certain condition, then only we can define it as a work. So for farmer plowing the field also, we don't define it as a work. Construction worker carrying the bricks also. So in this also we'll see ke which force we are defining the works, then only we can say ke इस कंस्ट्रक्शन वर्कर जो ब्रिक्स को कैरी कर रहा है, इसमें हम लाइक द फोर्स बाय द mg जो ग्रेविटेशनल वाला है, उस केस में हम लोग कह देंगे कि इन फिजिक्स इट इज़ नॉट अ वर्क. ठीक है, अभी हम देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. बट इन टर्म्स ऑफ एवरीडे लाइफ वी कॉल ऑल दिस थिंग्स एज अ वर्क, बट इन फिजिक्स द डेफिनेशन ऑफ वर्क इज़ डिफरेंट. ठीक है. So then there is another concept which is if someone is running, has a capacity to work for 14 to 16 hours, or we can say he's having a large energy or the large stamina. ठीक है. So if person is a long distance runner, we call it a large energy or the large stamina. So यहाँ पे ये loosely terms हमारे related है. Energy like energy क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि मेरे पास ज़्यादा स्टेमिना है काम करने का, या मेरे पास ज़्यादा स्टेमिना है रन करने का. सो एनर्जी इज शोइंग कि हाउ मच योर कैपेसिटी टू डू द वर्क, कितना आप में कैपेसिटी है, आप कितना वर्क कर सकते हैं. सो दैट्स द सेम कॉन्सेप्ट वी यूज इन फिजिक्स ऑल्सो. ये वाला कॉन्सेप्ट वर्क का डिफरेंट है, बट फिजिक्स का ये लूजली वी कॉल द सेम कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स. जो एनर्जी है हमारी दिखाती है कैपेसिटी टू डू वर्क. ठीक है. सो मेरे अंदर जितनी एनर्जी होगी मैं उतना ज़्यादा वर्क कर सकता हूँ. ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क. फिर जो थर्ड टर्म होती है मेरी पावर, हाउ इट इज़ बीन डिफाइंड, कि इसके अंदर हमारा दिखा रखा है कि इफ़ यू आर डूइंग अ कराटे एंड अ बॉक्सिंग, इफ़ यू डू अ पावरफुल पंचेस, तो वी कॉल इट के पंचेस हैज़ बीन डिलीवर्ड एट अ ग्रेट स्पीड. बहुत जल्दी जल्दी पंचेस डिलीवर करे जा रहे हैं. ठीक है. सो सेम वे इन द फिजिक्स में भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि आप जितना जल्दी, हाउ फास्ट यू आर ट्रांसफरिंग द एनर्जी और हाउ फास्ट यू आर डूइंग द वर्क, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट अ पावर इन द फिजिक्स ऑल्सो. कि आप कितना जल्दी एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कितना जल्दी आप वर्क डन कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वी कॉल इट अ पावर. ठीक है. सो हमने देखा मोटा मोटा कि देयर इज़ अ लूज कोरिलेशन बिटवीन दीज टर्म्स. फॉर इंस्टेंस कि हमारा जो सबसे पहले स्टार्ट हमेशा एनर्जी से होता है. इफ़ यू हैव द एनर्जी देन ओनली यू कैन डू द वर्क. सो बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन टू अनदर. ठीक है. और वो ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, थ्रू द वर्क ओनली. ठीक है. एनर्जी ट्रांसफ़र हमेशा होता है. सो वन बॉडी ट्रांसफरिंग द एनर्जी टू अनदर बॉडी, इट्स थ्रू द वर्क ओनली. ठीक है. सो एनर्जी, so if a body is having, suppose this block of mass is there, and if I'm pushing this block, so I'm transferring my energy to this. ठीक है. तो जो मैं एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, that is because I am having some energy in me. ठीक है. I'm having some energy in me, so I'm transferring that energy to this block, then this block will be having some energy. ठीक है. This block will be having energy. और ये मैं एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफ़र करूँगा, थ्रू वर्क ओनली. थ्रू वर्क ओनली आई कैन ट्रांसफ़र द एनर्जी. ठीक है. और वर्क क्या होता है, वर्क कैन बी डन बाय द फोर्स ओनली. ठीक है. बाय द फोर्स ओनली. वर्क कैन बी डन बाय द फोर्स ओनली. व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन टू इट एंड then you do a work on the body, then the energy got transferred. ठीक है. when you apply a force on the body, you do the work, and through the work you are transferring the energy. You're transferring your energy to this block energy. ठीक है. So that is a relationship between your work एंड एनर्जी एंड योर फोर्स. और आप कितना फास्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस एनर्जी को और कितना फास्ट आप वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द पावर. ठीक है. कि कितना फास्ट आप डिलीवर कर रहे हैं. सो फॉर इंस्टेंस, अगर ये पर्सन इज़ रनिंग, ठीक है, इफ़ द पर्सन कैन रन 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, सो इट इज़ शोइंग द कैपेसिटी, इट इज़ शोइंग द एनर्जी के पर्सन के अंदर एनर्जी कितनी है. इफ़ ए पर्सन इज़ रनिंग 10 किलोमीटर, सो इट इज़ शोइंग कि पर्सन इज़ हैविंग द लार्जर स्टेमिना, सो इट इज़ हैविंग द मोर एनर्जी, कैन डू मोर वर्क. ठीक है. सो हमने बोला ना, कैपेसिटी डिफाइंस है एनर्जी टू डू वर्क. अब ये किस तरीके से वर्क करेगा, हाउ ही इज़ गोइंग टू स्पेंड हिज एनर्जी, वो रनिंग कैसे करेगा, थ्रू द व्हेन ही इज गोइंग टू पुश द ग्राउंड. तो पुशिंग ऑफ द ग्राउंड में क्या लगेगी, इसकी एनर्जी लगेगी. ठीक है. सो नाउ दैट एनर्जी इज बीन ट्रांसफर्ड इन हिज मोशन एनर्जी. अब ये रनिंग में आ जाएगा तो मोशन एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा. किस तरीके से हो रही है, व्हेन ही इज डूइंग द वर्क कैसे कर रहा है, थ्रू द फोर्स व्हेन ही इज पुशिंग द ग्राउंड. ठीक है. व्हेन इज पुशिंग द ग्राउंड ही इज अप्लाइंग द फोर्स. अब वो कितना फास्ट कर रहा है, दैट इज के कितना तेज दौड़ रहा है यहाँ पे.
अगर मैं कहूँ कि इसके पास ये एक पर्सन है, उसका स्टेमिना है 10 किलोमीटर का, दूसरे पर्सन का स्टेमिना है 5 किलोमीटर का, ठीक है। ये 1 घंटे में करता है ये वाला, और ये 2 घंटे में रन करता है। तो ये 1 घंटा रन कर रहा है, ये टोटल 2 घंटे रन कर रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है दैट इज़ टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र इज सेम। और यहाँ पे भी अगर ये 2 घंटे वर्क कर रहा है तो यहाँ पे भी एनर्जी ट्रांसफ़र 10 ही हो रही है और यहाँ पे भी 10 ही हो रही है। तो दोनों केस में एनर्जी जो हो रही है मेरी स्पेंड 10 ही हो रही है। बट यहाँ पे क्या है, जो पहला वाला है वो कम टाइम में कर रहा है, वो 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर भाग रहा है। दूसरा वाला मेरा 2 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर भाग रहा है। तो इसके यहाँ पे वी कैन से इट इज़ जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, वर्क हो रहा है, वो स्लो हो रहा है। और वी कैन से इसकी पावर कम है। 5 किलोमीटर वाले की पावर कम है अगर ये 2 घंटे में कर रहा है, और ये सेम वर्क 1 घंटे में कर रहा है, ठीक है। और जो इनकी कैपेसिटी दिखाती है दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द एनर्जी। इनके अंदर एनर्जी कितनी और कितनी फास्ट डिलीवर कर रहा हूँ, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द पावर, ठीक है। सो ये पहले पैराग्राफ में यही हमारा एक रिलेशनशिप बता रखी है, व्हाट इज़ द एनर्जी बिटवीन एनर्जी। सबसे पहले स्टार्ट हमेशा एनर्जी से होगा, एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। तो यू डू द वर्क, और वर्क कैसे करोगे, बाय द फोर्स, ठीक है। देन ओनली यू कैन ट्रांसफर द एनर्जी टू सम अदर बॉडी, ठीक है। तो सारा खेल यही होता है एनर्जी ट्रांसफ़र का, ठीक है। तो दैट्स वाई द होल वर्ड इज़, क्योंकि स्टार्ट हमेशा एनर्जी से ही होता है, एनर्जी से ही यू कैन डू ऑल द थिंग्स। और वर्क करना होता है हमारे को, वी नीड हमें जैसे यू नीड टू डू समथिंग, ठीक है। तो फॉर दैट यू नीड एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी इज़ लाइक द प्री रिक्विजिट टू डू जो भी आपके रोज़मर्रा के काम वगैरह होते हैं, उसके लिए यू नीड द एनर्जी टू डू दैट, ठीक है। सो दैट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी, फोर्स एंड पावर। एनर्जी, फोर्स, पावर एंड वर्क, इन चारों में ये रिलेशनशिप है, ठीक है। अब हमारे को वर्क को समझने के लिए ना पहले एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। सो उसके अंदर जो सबसे पहले एक मेजर होता है, मैथमेटिकल प्रीरिक्विजिट होता है हमारे को, हमें पढ़ना पड़ेगा एक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। क्योंकि हम जो वर्क डिफाइन करेंगे उसके अंदर हमारे को कंपोनेंट यूज़ होता है, एक फोर्स होता है, एक डिस्प्लेसमेंट जो हमारा फिजिक्स में होता है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है फोर्स का जो फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो उसको डायरेक्शन को, जो एक वेक्टर को, सपोज दिस वेक्टर इज़ देयर एंड दिस वेक्टर इज़ देयर, तो हाउ मच दिस वेक्टर इज सपोर्टिंग दिस वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर बी को कितना सपोर्ट कर रहा है वो मेरे को बताने के लिए, या मैं ए वेक्टर को कि बी के मूवमेंट में कितना सपोर्ट करेगा वो ए वेक्टर, इस वाले कॉन्सेप्ट को बताने के लिए आई नीड अ मैथमेटिकल प्रीरिक्विजिट विच वी कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। जब भी 2 वेक्टर हैं उसमें मेरे को बताना है कि मेरा एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द स्केलर प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे, वी आर गोइंग टू गो इनटू द स्केलर प्रोडक्ट, इसका मैथमेटिक्स समझेंगे, विल गो डीप इनटू द एनालिसिस ऑफ इट। अब हम देखते हैं, हमने फिजिकल क्वांटिटी लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी देखी थी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्सेस, दीज आर व्हाट वी कॉल द वेक्टर्स, ठीक है। हम सब इन चारों को वेक्टर कहते हैं। वेक्टर हम लोग किसको कहते हैं, तीन कंडीशन थी हमारी। पहली कंडीशन होती है हमारी कि उसका मैग्नीट्यूड है, दूसरी कंडीशन है कि इट शुड हैव द डायरेक्शन, थर्ड कंडीशन है कि उसमें जो एडिशन होता है दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन, इट इज़ एन एडिशन थ्रू द वेक्टर, थ्रू द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन और द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, उसके थ्रू हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। अब हम यहाँ तक हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, लास्ट चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे, देयर आर 2 काइंड ऑफ प्रोडक्ट होते हैं हमारे। वन प्रोडक्ट इज 2 काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है वेक्टर की, वन इज़ कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट, वन इज़ कॉल्ड द वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, अगर मेरे 2 वेक्टर हैं ए एंड बी, दिस इज माई ए एंड बी, तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कि जो ए वेक्टर है हाउ मच इट इज़ सपोर्टिंग बी वेक्टर अलॉन्ग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। बी की डायरेक्शन में कितना सपोर्ट कर रहा है मेरा ए वेक्टर, और जो मेरा ए और बी वेक्टर है अगर मेरे ये हैं तो यहाँ पे ए क्रॉस जो सेकंड होता है मेरा क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, अगर मैं ए क्रॉस बी करूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है मेरा ए जो है इसकी क्या टेंडेंसी है बी को रोटेट करने की, ठीक है। जो क्रॉस प्रोडक्ट दिखाता है कि मेरी एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर को रोटेट करने की क्या टेंडेंसी है, और जो स्केलर प्रोडक्ट दिखाता है मेरा, ये दिखाता है कि एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर को उसी के डायरेक्शन में मूव कराने की क्या टेंडेंसी है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट माई स्केलर प्रोडक्ट इज गोइंग टू गिव। So there are 2 multiplying vectors, one is scalar product which is scalar product जो होता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है that comes out to be scalar only because हमारे को ये बताना है ना, ये 2 प्रोडक्ट हैं, ये A है और B है। अब मेरे को ये बताना है कि ये इसको ये ए जो है बी को उसी के डायरेक्शन में मूव कराने के लिए कितनी हेल्प करेगा, तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसलिए हमारे को यहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दैट्स वाई स्केलर प्रोडक्ट का जो आउटपुट होता है दैट इज़ ऑल्सो स्केलर, वी डोंट नीड द डायरेक्शन इन दैट। वेक्टर प्रोडक्ट का जो आउटपुट होता है दैट इज़ माई वेक्टर, क्योंकि वो बताता है कि किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है, ठीक है। तो हम लोग वेक्टर जो प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी इन द लेटर चैप्टर, इन द 7th चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसमें हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। आज हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एंड हाउ कैन राइट इट ए डॉट बी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इट इज़ व्हाट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर।
और इसका जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है वो है ए और बी के बीच में. इफ़ आई एम राइटिंग इट डाउन तो आई एम राइटिंग डाउन ए का मॉड्यूलस, बी का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच में जो एंगल है कॉस थीटा. और एंगल हमेशा क्या देखते हैं हम लोग, टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे तब उसके बीच में एंगल दिखेंगे. अगर एक बॉडी ऐसे ही है, एक बॉडी ऐसे दे रखी है, तो वी आर गोइंग टू कनेक्ट टेल टू टेल और उनके बीच में मिनिमम एंगल. तो ये मैं उठा के इसके पास यहाँ पे ले आऊँगा ऐसे, और ये वाला एंगल जो होगा देन इट इज़ कॉल्ड टेल टू टेल एंगल. ठीक है, टेल टू टेल एंगल देखा जाएगा. तो दिस इज माई एंगल बिटवीन ए एंड बी. यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो है इट्स द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी. ठीक है, सिंस ए एंड बी एंड द कॉस थीटा आर द स्केलर्स, सो यहाँ पे ये इसका जो डॉट प्रोडक्ट है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो स्केलर, दिस इज ऑल्सो स्केलर, ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, एंड दिस इज ऑल्सो स्केलर, सो द कंप्लीट डॉट प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी स्केलर एंड द स्केलर डोंट हैव एनी डायरेक्शन. ठीक है, नाउ वी कैन राइट इट डाउन. इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वी कैन राइट इट डाउन इन बोथ द वे. सपोज ये दो हैं, ए है एंड बी है. तो मैंने बताया ना, ये बताता है कि ए डॉट बी अगर मैं कर रहा हूँ तो ये बता रहा है कि मेरा ए कितना हेल्प करेगा बी के उसकी की डायरेक्शन में मूव ऑन करने के लिए. तो अगर मैं ये देखूँ कि मैं ए को ड्रॉप कर दूँ इधर, तो ये आ जाएगा मेरा ए कॉस थीटा. सो ये यहाँ पर यही दिखा रहा है कि हाउ मच इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी. ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसका आ जाएगा ए डॉट बी कॉस थीटा. ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा इंटू बी. और सेम वे में अनदर वे में लिख सकता हूँ, अगर मेरे को बी का ए के अक्रॉस दिखाना है डॉट प्रोडक्ट कि बी डॉट ए दिखाना है, तो मैं बी का कंपोनेंट करूँगा ए के अक्रॉस बी कॉस थीटा इंटू ए. ठीक है, बी कॉस थीटा इंटू ए. ठीक है, इस तरीके से आई कैन राइट इट डाउन. तो यहाँ पे बी का कंपोनेंट अक्रॉस ए के बी मेरा कितना हेल्पफुल है मेरा एक ए के वेक्टर में. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट इट इज शोइंग. ज्योमेट्रिकली इट इज शोन कि बी कॉस थीटा, so geometrically it is showing b cos theta is b on 2a. so इन दोनों का we have seen it is showing के projection, it is showing a b का यहाँ पे दिखा रहा है b का projection on 2a और same way a का projection on 2b. ठीक है, and they both are same. अगर हम जब a का projection b करें या b का projection same करें तो they both out comes out to be same. so we can say the scalar product is a commutative law. scalar product is a commutative law. अब हम देखते हैं scalar product is a distributive law. distributive law तो यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं. स्केलर प्रोडक्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सपोज आपका ये ए है, ये बी है, एंड दिस इज़ योर सी. ठीक है, ये आपका ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया. ठीक है, अब ये ए थोड़ा बड़ा कर लो. ठीक है, तो अब मैं बी का अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये बी प्लस सी का प्रोजेक्शन ए पे आ रहा है. ठीक है, अब मैं बी प्लस सी ये कर दूँ, ये मेरा बी प्लस सी हो गया. ठीक है, ये बी प्लस सी का मेरा प्रोजेक्शन ये हो गया. ठीक है, तो ये हो गया मेरा बी प्लस सी का प्रोजेक्शन हो गया कॉस थीटा. ठीक है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ, या नॉट अलॉन्ग द डायरेक्शन बट इन दोनों के, ये हम लोग अलॉन्ग का मतलब ये है कि उसी की डायरेक्शन में अपोजिट भी हो सकता है और सेम डायरेक्शन में. यहाँ पे बी प्लस सी अपोजिट में हमने जिस तरीके से वेक्टर ड्रॉ किया है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. ठीक है, ये मेरा हो गया इस केस में लेफ्ट वाली साइड. अगर मैं इसी वाले वेक्टर को इस तरीके से लिखूँ, ये बी है, ये सी है. ठीक है, पहले मैं बी का कंपोनेंट लिखूँ तो ये हो गया बी कॉस थीटा. फिर मैं सी का कंपोनेंट लिखूँ, ये हो गया मेरा सी कॉस थीटा. तो यहाँ पे ये दोनों जो मेरे कंपोनेंट आएंगे दैट इज सेम एज दिस कंपोनेंट बी प्लस सी कॉस थीटा. सो आई कैन राइट इट डाउन कि मेरा प्रॉपर्टी जो है स्केलर प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव, कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए डॉट बी प्लस सी का मैंने पहले वेक्टर लिया फिर उसका कंपोनेंट लिया. ठीक है, या फिर मैं ए का पहले जो मैं पहले बी का कंपोनेंट लूँ ए की साइड और फिर सी का कंपोनेंट लूँ ए की साइड. ठीक है, इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ. यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर मैं बी का मैं मैग्नीट्यूड बढ़ा दूँ, सपोज दिस इज माई राइट नाउ मैग्नीट्यूड, तो इसका कंपोनेंट कितना आ रहा है बी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट. ठीक है, बी कॉस थीटा, ये यहाँ पे इतना कंपोनेंट आ रहा है इसका. अगर ये मैं बी को बढ़ा दूँ इसको, ठीक है, बी को आई एम इंक्रीजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, अगर मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया तो यहाँ पे क्या होगा, इसका लेमडा टाइम बी कॉस थीटा ये बढ़ गया ना. यहाँ पे बी कॉस थीटा अब जो होगा इसका लेमडा टाइम्स हो गया. ठीक है, ये वाला मेरा देखो ना, पहले ये इतना था, इसकी लेंथ इतनी थी. सो नाउ मैंने ये लेमडा बढ़ाया, लेमडा बी किया, तो यहाँ पे भी लेमडा बी कॉस थीटा हो जाएगा. ये एंगल जो हो जाएगा लेमडा बी कॉस थीटा. तो नाउ इट इज़ नाउ लेमडा बी कॉस थीटा इंटू ए. सो इट इज़ माई क्रॉस प्रोडक्ट हो गया मेरा लेमडा इंटू ए डॉट बी. ठीक है, लेमडा इंटू ए डॉट बी. सो दिस इज ऑल्सो वी कैन सी. नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिट प्रोडक्ट का जो होता है मेरा डॉट प्रोडक्ट 1 होता है. यूनिट प्रोडक्ट क्या होता है मेरा, ये होता है आई, दिस इज़ माई जे एंड दिस इज़ माई के. अगर मैं दिस इज़ आई. सो अगर मैं आई और आई का कर रहा हूँ दैट मीन्स मैं दोनों डायरेक्शन ले रहा हूँ. सो आई का जो है कंपोनेंट, आई के डायरेक्शन में तो पूरा 100% आ रहा है कंपोनेंट. ठीक है, पूरा 100 का 100% है. सो आई पूरा आई को 100% सपोर्ट करेगा. ठीक है, सो इन दिस केस हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन, इट इज़ 1, डॉट प्रोडक्ट इज़ 1. और किस तरीके से लिखते हैं हम, जैसे मेरा आई का क्या है मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड इसका भी 1 है. ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. अब हम इसका अगर डॉट प्रोडक्ट लिखें आई डॉट आई, इट इज़ नथिंग बट दोनों का मैग्नीट्यूड 1 कॉस थीटा 0 डिग्री हो गया. थीटा अगर मैं 0 डिग्री कर दूँ
कॉस 0 डिग्री हो गया, तो ये भी 1 हो गया। सो तीनों फैक्टर मिला के 1 हो गए, तीनों फैक्टर मिला के 1 हो गए। सो दिस इज़ माई आई डॉट आई। सेम वे जे डॉट जे, जे का कंपोनेंट अपनी डायरेक्शन में पूरा 100% आएगा, के का कंपोनेंट भी अपनी डायरेक्शन में पूरा 100% आएगा, ठीक है। सो ये तीनों 1 हो गए। अब मैं आई डॉट जे देखूँ, ये मेरा आई है, ये मेरा जे है। अब जे का कंपोनेंट क्या है, बिल्कुल आप देखो यहाँ पे कोई, अगर मैं इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना, ये डॉट ही आ रहा है, तो 0 कंपोनेंट है, ठीक है, इसका 0 कंपोनेंट है। तो यहाँ पे ये इसका कंपोनेंट आई जे का आई के डायरेक्शन में 0 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट, यहाँ पे अगर मैं इन तीनों को देखूँ, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, बिकॉज इट इज़ कमिंग 0। और हम इसको एनालिटिकली भी देख सकते हैं अगर मैं इन दोनों के बीच में, बिकॉज कॉस थीटा इज़ माई 90 डिग्री, ठीक है। सो दैट्स वाई थीटा का कॉस थीटा इज़ माई 90 डिग्री एंड देयरफॉर कॉस थीटा इज़ 0, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा 0 आ जाएगा। सो दैट्स वाई वी हैव गॉट दिस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे दो वेक्टर हैं, उनके कंपोनेंट्स में दे रखे हैं ए एक्स, अलग अलग कंपोनेंट में दे रखे हैं। सपोज दिस इज माई ए वेक्टर, और इफ़ आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा z है, ये मेरा a वेक्टर है, ये मेरा b वेक्टर है, और इन दोनों के मेरे x y z में कंपोनेंट से रखे हैं, ये a एंड b, और मेरे को अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, a डॉट b, ठीक है। सो हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट, सो फर्स्ट वील राइट डाउन देयर इनटू देयर कंपोनेंट a x i a y j एंड b z के, सेम वे b के कंपोनेंट लिखूंगा। एंड हाउ आई एम गोइंग टू डू कि इनको i को करूँगा मैं, फिर i को j के साथ करूँगा, ये कैंसिल 0 हो जाएगा, फिर i को अगर मैं k के साथ करूँगा वो भी 0 हो जाएगा। तो मेरा कंपोनेंट कौन सा बनेगा, i और i का, बस i और i का कितना होता है मेरा 1 होता है इसका, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा ax इंटू बी एक्स, ठीक है। सेम वे मैं j को मल्टीप्लाई करूँगा तीनों के साथ, तो यहाँ पे j का j के साथ 1 आएगा, बाकी दोनों मेरे कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। तो फाइनल मेरा रिजल्ट आएगा ax bx ay by az bz, ठीक है। सेम वे अगर मैं, जैसे कि हमने इसमें भी देखा था, अपने प्रोडक्ट के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, तो इट इज़ नथिंग बट कि मेरा कॉस थीटा 0 है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ अगर मैं सेम अपने ही वेक्टर के साथ अपना डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये देगा मॉड ए कॉस 0 डिग्री, बिकॉज दोनों के बीच में अपने एंगल के साथ 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, मॉड ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अपना अगर मैं लूँगा तो इट इज़ गिविंग मी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दे रहा है कि अगर मैं दो वेक्टर का आपस में और डॉट प्रोडक्ट लूँगा, दिस इज़ क्वाइट एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच कैन बी यूज्ड इन मेनी एग्जाम्पल। सो अगर मैं अपने ही अब सेम वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो वो मेरे को मैग्नीट्यूड स्क्वायर देता है वैल्यू, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द मैग्नीट्यूड स्क्वायर। सो ए स्क्वायर, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आएगा ए एक्स, यहाँ पे हमने देखा ना, ए एक्स की जगह यहाँ पे ए एक्स हो गया, ये बी, ये ए वाई हो गया, ये ए जेड हो गया, ठीक है। सेम अगर मैं ए ले लूँ तो यहाँ पे कितना हो गया, ए स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, ठीक है। एंड व्हाट इज़ दिस, कि इसका जो मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इसका अगर यहाँ पे कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है तो इट इज़ नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक है। तो दिस कम्स आउट बी स्क्वायर। सेम वे अगर मैं ए डॉट पी का अगर किसी भी मेरा दो मेरे वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, आई कैन से दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। कोई भी दो मेरे वेक्टर्स हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, सो वी कैन से दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। एक जो हमारा मोस्ट यूज़फुल प्रॉपर्टी होती है हमारी, विच वी यूज़ इट, हम जो काफ़ी यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी जब हम मोशन इन अ प्लेन देख रहे थे, देयर वी हैव यूज दिस कॉन्सेप्ट, बट एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम द स्केलर प्रोडक्ट, बट हमने वहाँ पे पढ़ा नहीं था, वहाँ पे हमने बस एडिशन वाला पार्ट पढ़ा था, बट यहाँ पे हमने पढ़ लिया। तो मैक्सिमम जो यूज़ होता है हमारा, हम लोगों को अगर एंगल निकालना होता है ना कभी भी, सो देयर वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के दो वेक्टर दे रखे हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मेरे को दे रखा है फोर्स दे रखी है और डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। फोर्स का मेरा वेक्टर दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट का एंगल वेक्टर दे रखा है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो गया, एफ कॉस थीटा निकालना है मेरे को, ठीक है। एफ कॉस थीटा निकालना है, सो दैट मीन्स मेरे को कॉस थीटा मतलब थीटा निकालना है, और कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा निकालने का क्या होता है, मेरे दो वेक्टर के बीच में अगर मेरे को कॉस थीटा निकालना है, सो दैट इज़ नथिंग बट एफ डॉट टी डिवाइडेड बाई मॉड एफ डॉट डी, ठीक है। इसको मैंने मैग्नीट्यूड कर दिया, तो यहाँ से मेरा कॉस थीटा आ जाएगा, दोनों मेरे को पता है, ठीक है। कॉस थीटा आ गया, आपको एफ पता है, एफ का मॉड लेके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड, यू विल गेट द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, ठीक है।
ठीक है, ये मेरा स्केलर प्रोडक्ट में दीज आर द यही होता है मेरा स्केलर प्रोडक्ट। तो बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट का जो फंडामेंटल यही है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को कितना हेल्प कर रहा है या कितना अपोज कर रहा है उसी के डायरेक्शन में। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट, और वो प्रोजेक्शन से निकलता है मेरा। सो फॉर इंस्टेंस अगर कोई ये वेक्टर है तो इसका प्रोजेक्शन ये है, तो दिस इज़ द प्रोजेक्शन कमिंग इन, सो दिस मच इज़ द this much is the this into इसका पूरा मैग्नीट्यूड, that is this much projection is the vector A is helping B। ठीक है, अगर ये मेरा यहाँ पे अगर वेक्टर A हो जाए तो दैट मीन्स ये अपोज कर रहा है मेरा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, द एंगल बिटवीन देम इज मोर देन 90 डिग्री, तो देन दैट मीन्स कि द वेक्टर A इज़ नॉट सपोर्टिंग B, इट इज़ नॉट सपोर्टिंग B, इसको अपोज कर रहा है। अगर मेरा ये यहाँ पे A ये आ जाए बिल्कुल 90 डिग्री पे आ जाए तो दैट मीन्स इसका जो मेरा जो प्रोजेक्शन होगा दैट इज़ जस्ट द डॉट ऑन टू दिस, सो इट इज़ नॉट सपोर्टिंग एनीवेयर A, B को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, सो दैट इज़ देयर इन द स्केलर प्रोडक्ट। और एक ये वाली प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़ होती है हमारी कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है मेरा यूनिट वेक्टर्स का, I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K इज़ 1। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, नोशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी which we term it into the work energy theorem। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन सॉल्विंग लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, बिकॉज हम लोग अभी तक जो लास्ट चैप्टर तक हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी इन काइनेमेटिक्स और थ्रू द लॉज ऑफ मोशन क्या करते थे हम लोग, फोर्स देखते थे, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आती थी और एक्सेलरेशन की वजह से हम लोग वेलोसिटी देखते थे। और फोर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट जो एनर्जी, पहले हम लास्ट लेक्चर में क्या करते हैं, फोर्स से एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का हम लोग इंटीग्रेशन करके विल गेट द वैल्यू ऑफ योर वेलोसिटी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सीधा एनर्जी से वेलोसिटी पे जा रहे हैं। ठीक है, एनर्जी से डायरेक्ट वेलोसिटी पे जा रहे हैं, वी आर स्किपिंग दिस स्टेप। तो यहाँ पे हमारे को बॉडी के ऊपर किस तरीके की, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और किस डायरेक्शन में एंगल ऑफ एक्सेलरेशन लग रहा है, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, वी आर डायरेक्टली गोइंग फ्रॉम एनर्जी टू वेलोसिटी। सो दैट्स वाई दिस, टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, इट इज़ रियली स्किपिंग दिस स्टेप कि आपको फोर्स से एक्सेलरेशन निकालना और फिर एक्सेलरेशन से you are moving to the velocity। ठीक है, so that step you can increase with the work energy theorem। तो work energy theorem क्या होती है मेरी, विच वी हैव गॉट इट फ्रॉम द रेक्टिलिनियर मोशन जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, तो उसी के बेसिस पे है। सपोज द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो मेरा जो दिस इज माय थर्ड इक्वेशन है काइनेमेटिक्स की, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई देम बाय 1/2m। ठीक है, m/2 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरा लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड में आ गया मेरा f/2। ये ma क्या लिख सकता हूँ मैं, फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ, कि दिस इज बिकॉज ऑफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, m/a इट इज़ माई नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, सो m/a इज़ नॉट द फोर्स। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर m/a इज़ नॉट द फोर्स, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, सो इसको मैं नेट एक्सटर्नल फोर्स लिख सकता हूँ f। ठीक है, मैथमेटिकली आई कैन राइट इट, बट कंसेप्चुअली इट इज़ नॉट अ फोर्स, ma इज़ नॉट अ फोर्स। ठीक है, तो ma को मैंने इस तरीके से ही लिख दिया, f/s। नाउ व्हाट आई कैन डू कि यहाँ पे जो मेरा f/s है, सो इफ़ वी आर हैविंग द here we are dealing कि हमारा एक्सेलरेशन है और जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है मेरा, दिस s इज हैपनिंग इन द सेम डायरेक्शन, जो मेरा फोर्स है s इज हैपनिंग इन द सेम डायरेक्शन। इफ़ वी जनरलाइज दिस थिंग, सो दैट मीन्स वी कैन राइट दिस इक्वेशन। यहाँ पे क्या है मेरा, अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इन द सेम डायरेक्शन, हमने लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन में दोनों को सेम डायरेक्शन में लेके चला था कि एक्सेलरेशन भी मेरा यही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी मेरा यही हो रहा है। अगर इफ़ वी आर नॉट हैविंग द सेम डायरेक्शन, अगर मेरा एक्सेलरेशन ये है एंड द मोशन इज हैपनिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, सो देन इन दैट केस वी कैन राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ द स्केलर, के इसका जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में कितना आ रहा है। ठीक है, सो दैट वी कैन राइट इट डाउन इन द स्केलर। सो हेयर वी आर यूजिंग द हेयर वी आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ आर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने जो पढ़ा था ABC डायरेक्शन में, SBC डायरेक्शन में, सपोज आपका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है S, और आपका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। ठीक है, आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो इफेक्ट ऑफ फोर्स आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूँगा, ये इफेक्ट ऑफ फोर्स में इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेके आऊँगा F cos थीटा, इस डायरेक्शन में मेरा कितना है, डायरेक्शन ऑफ माई मोशन। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वाई वी आर अप्लाइंग द डॉट प्रोडक्ट हेयर। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा दिया। नाउ अगेन यू डू द m/2 से आपने मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ पे आपके पास ये टर्म आई, अभी हमने डिफाइन नहीं करी, बट दिस टर्म इज व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो मेरा इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी है मेरी, दिस इज माय फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस ये मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इज इक्वल टू फोर्स इंटू जो नेट फोर्स लगी है और उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरा, या अगर मैंने बॉडी पे नेट फोर्स लगाई है और उसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है, सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये ब्लॉक लूँ,
ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक मूव कर दिया, मैंने इस पर फोर्स लगाई यहाँ पे, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया डी। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वी आई थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस पर फोर्स लगाई, ठीक है। वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन बाय द फोर्स अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट वील सी कि दिस टर्म इज कॉल्ड द फोर्स, ठीक है। एफ डी मेरा फोर्स वर्क हो गया, दिस वी कॉल अ वर्क। अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट जस्ट दिस कॉन्सेप्ट अभी हम इसी से बिल्डअप करेंगे वर्क का कॉन्सेप्ट। सो दिस एफ इन टू डी वी से इट इज़ अ वर्क, ठीक है। और ये डॉट है कि फोर्स जो होगी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई मोशन, ठीक है। सो दिस इज़ माई लेफ्ट राइट साइड वाला कंपोनेंट आ गया। लेफ्ट साइड वाला क्या है मेरा 1/2 ये वी फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। सो ये मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज देयर, राइट हैंड साइड इज द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट, दिस क्वांटिटी विच वी कॉल द वर्क, ठीक है। वर्क क्या है हमने डिफाइन किया इस वाले कॉन्सेप्ट से जो हमने बिल्डअप किया, वर्क इज इक्वल टू जो फोर्स है इंटू डी और जो फोर्स का कंपोनेंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट लगाया बिकॉज दे बोथ आर द वेक्टर्स। इनका जो एम डब्ल्यू आता है दैट इज़ अ स्केलर, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स का वो कंपोनेंट जो मेरे को मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। सो सपोज दिस इज माई बॉडी, दिस बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है मेरा, सपोज दिस फोर्स इज आई एम अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, दिस इज माई फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा फोर्स का, दैट इज थ्रू दैट ओनली द वर्क कैन बी डन, ठीक है। वर्क कैन बी नॉट बी डन बाय द कंप्लीट एफ फोर्स। एफ का जो ये वाला कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा इंटू डी, सो दैट इज गोइंग टू गिव मी माई वर्क। सो नाउ यू हैव सीन यहाँ पे हमारा डॉट प्रोडक्ट लगाया मैंने, तो दैट इज व्हाट इट इज शोइंग कंपोनेंट ऑफ एफ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डी इज गिविंग मी माई वर्क डन, ठीक है। सो दैट्स वाई वी हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सो यहाँ पे हमने देखा वर्क डन इज बाय द फोर्स ऑन द बॉडी ओवर द सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो वर्क डन हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, बेसिकली वर्क डन इज वर्क डन हमेशा वर्क डन होगा बाय द फोर्स होगा, ठीक है। कोई ना कोई फोर्स से ही वर्क डन आ रहा होगा, ठीक है। वर्क डन इज ऑलवेज बाय द फोर्स किसी बॉडी के ऊपर, दैट बॉडी नीड्स टू मूव थ्रू अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी इतना समझ लो, अभी और भी इसमें चीज़ें हैं वो हम इस वाले कॉन्सेप्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या डिराइव किया, वर्क डन जो हमारी राइट हैंड साइड से, वर्क डन बाय द फोर्स ऑन टू द बॉडी विच इज़ मूव थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट डी, ठीक है। वर्क डन बाय द फोर्स ऑन टू द बॉडी ओवर सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो इसके थ्रू हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, बहुत हेल्पफुल रहता है। तो हम लोग की कोई बॉडी अगर मूव कर रही है मेरी इनिशियल वेलोसिटी से, तो मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से मूव कर रहा है प्लस मैंने वर्क डन किया उस पर, ठीक है। कोई बॉडी आप मूव कर रही है प्लस आपने उसको फोर्स लगाया जिसकी वजह से उस पर वर्क डन किया, ठीक है। वर्क डन बाय फोर्सेस, यहाँ पे आप कोई भी तरीके की फोर्स डाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे फोर्सेस भी मल्टीपल टाइप की, जैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, स्यूडो फोर्सेस। तो एनी काइंड ऑफ, दैट इज ऑल्सो दिस एडवांटेज ऑफ दिस वर्क एनर्जी थ्योरम, यू कैन अप्लाई एनी सेट ऑफ फोर्सेस हेयर, ठीक है। किसी भी फोर्स के लिए आप वर्क डन निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर एनी सेट ऑफ फोर्सेज दैट इज गोइंग टू गिव यू के काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम। काइनेटिक एनर्जी जो आपकी मिनिमम इनिशियल थी, आपने वर्क डन लगाई, आपका अगर वर्क डन जो आप लगा रहे हो अलॉन्ग द साइड ऑफ हेल्प कर रहा है आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, आप उसी डायरेक्शन में लगा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर आप जो आपका फोर्स है जिसकी वजह से वर्क डन अपोजिंग टू द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कर रहा है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल कम हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय फोर्सेस, जो भी फोर्सेस उस बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्सेस हैं दैट इज़ ऑल द फोर्सेस विच इज़ एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। जो फोर्सेस कैन बी योर ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो एक तो होती है, प्लस उसके ऊपर मेरी नॉर्मल फोर्स भी आ सकती है, मेरी स्प्रिंग फोर्स भी आ सकती है, मेरी स्यूडो फोर्स भी आ सकती है, इफ आई एम कंसिडरिंग फ्रॉम द नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो ऑल द फोर्सेस यहाँ पे, ठीक है। सो अब इसमें भी हमने अभी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव नहीं पढ़ा, वो भी पढ़ेंगे। तो देयर ऑल्सो वी कैन विल एलेबोरेट दिस कॉन्सेप्ट इनटू कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशन फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, हमेशा कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। चाहे कोई भी किसी भी फोर्स के थ्रू वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इट इज़ वेल नोन दैट द रेन ड्रॉप्स फॉल डाउन थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये रेन ड्रॉप फॉल कर रही है अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। तो जो रेन ड्रॉप है, एक तो उस पर mg फोर्स लग रहा होगा और एक इस पर ऊपर, फिर एक उस पर ऊपर की साइड में इस पर विस्कस फोर्स लग रहा होगा जो अपोज कर रहा होगा इसके मोशन को, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द फोर्स विच इज़ अपोजिंग इट। वी डोंट नो दिस फोर्स किस तरीके से लग रहा है, बट हमारे को जो दो चीज़ें दे रखी हैं, अगर आपको फोर्स निकालने को दिया जाए तो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट। अगर आप न्यूटन्स लॉज लगाने लगोगे तो ये फोर्स निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और आपको मैं सेम यही कॉन्सेप्ट दूँ कि नीचे मूव कर रहा है mg से, एंड दिस इज़
एक फोर्स जो कि वेरिंग फोर्स है, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, इट इज़ वेरिंग फोर्स, ठीक है। ये वेरिंग फोर्स इस पर कंटिन्यूस लग रही है, mg नीचे लग रही है, और इनिशियली इट इज़ बिन ड्रॉप्ड, इनिशियल क्या थी, सो मास एम, हाइट 1 किलोमीटर से, इट हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड दिस, ठीक है। तो यहाँ से दिस इज़ माई 1 किलोमीटर, इट इज़ बिन गिवन 1 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से ये ड्रॉप किया तो ये एम जी पे लग रहा होगा, ये एम जी सेम रहेगा, बट ये जो मेरी फोर्स होगी विद द वेलोसिटी इट विल कीप ऑन चेंजिंग, दिस फोर्स विल बी कीप ऑन चेंजिंग। सो आपको अगर न्यूटन्स लॉ से सॉल्व करना पड़े तो आप कैसे करोगे, एम जी माइनस एफ दैट इज इक्वल टू एम इन टू डी वी बाई डी टी, ठीक है, फोर्स। अब यहाँ पे ये फोर्स चेंज करेगी विद द वेलोसिटी एंड यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन टू गेट द वैल्यू के ये आपका कितना फोर्स निकलेगा टू गेट दिस वैल्यू। तो अनदर वे इज़ टू सॉल्व इट, और यहाँ से अगर आपको वेलोसिटी भी निकालनी है आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम, so this going through this method is an excess method because you will get the acceleration from here। फिर वो acceleration से अगर आपको किसी पॉइंट पे velocity निकालनी है, you will get the velocity after changing the acceleration into the velocity, ठीक है, because if the acceleration is continuously changing then you have to do the integration, ठीक है, if the acceleration is changing। बट हमारा ये वर्क एनर्जी वाले से ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाता है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे प्लस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स है, वर्क डन बाय फोर्स जो मेरी विस्कस फोर्स है एफ वी, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे जो मेरी अपोजिंग फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे अभी कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो हम लोग आंसर में हमारा अपने आप आ जाएगा। ये कितनी है मेरी इनिशियल ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो ये मेरा ज़ीरो है ऑलरेडी, तो ये मेरी ज़ीरो हो जाएगी। ये मेरे को निकालनी है तो मैं लिख दूंगा डब्ल्यू एफ वी प्लस ये मेरी वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया, आपने यहाँ से मूव किया, ये एम जी लग रही है, ठीक है। वर्क डन बाय अभी वर्क डन हमने क्या देखा था, फोर्स इनटू फोर्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माय डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही हो रहा है, दिस इज माय डी, और डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर मूव करने में। सो कितना हो गया, एम मेरे को दे रखा है जी इंटू एच जो है मेरा 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है, एम जी एच दैट इज इक्वल टू हाफ एम फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, हमारे को फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 50, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 50। यहाँ पे ये तीनों टर्म दे रखे हैं, ये तीनों टर्म दे रखे हैं, आप इधर ले जाना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय योर विस्कस फोर्स, ठीक है। सो दैट इज़ वन ऑफ द वे टू फाइंड आउट। अगर आपको यहाँ से निकालना होता देन दिस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स वन एक्स्ट्रा स्टेप, ठीक है। तो इसलिए हम दैट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल, अगर आपको वेलोसिटीज़ निकालनी होंगी इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल टू गो विद वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही कर रखा है मेरा, पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल रखी है, फाइनल कितनी है मेरी, बिकॉज इनिशियल इज जीरो, तो डेल्टा की आ गई है, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अब यहाँ पे वर्क डन कौन सी है, एम जी एच वाली आ गई मेरी, जो दिस फोर्स कम्स आउट टू बी एम जी एच। अब मैं एम जी एच को राइट हैंड साइड पे ले जाऊँगा डेल्टा के इधर वाली साइड पे, तो मेरा ये आ जाएगा। अगर जब मैं इसको इधर लेके गया तो ऑलरेडी मेरी नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, तो द वर्क डन बाय माई रजिस्टिव फोर्स इज ऑलरेडी नेगेटिव, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, दैट इज वर्क। सो वर्क हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, उसी को बिल्डअप करते हैं। वर्क इज हम लोगों का स्टार्ट वहीं से होता है, एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी ट्रांसफ़र किस तरीके से होती है, थ्रू द वर्क। और वर्क कैसे किया जाता है, बाय द फोर्स, ठीक है। वर्क इज़ ऑलवेज डन बाय द फोर्स, ठीक है। वर्क अपने में कुछ नहीं है, थ्रू द वर्क ओनली, थ्रू द फोर्स ओनली इट कैन बी डन। तो वर्क इज रिलेटेड टू द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, ये हमने ऑलरेडी देखा, ठीक है। वर्क में दो चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा जो होता है कि इफ़ यू आर कंसिडरिंग ए कांस्टेंट फोर्स, तो वर्क जो मेरा रिलेटेड है एक तो फोर्स से और एक डिस्प्लेसमेंट से। और यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट फोर्स लेके चल रहे हैं, वी आर नॉट चेंजिंग दिस फोर्स। अब आगे देखेंगे हम वेरिएबल फोर्स का, बट हम अभी इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी आर टेकिंग द कॉन्सेप्ट कांस्टेंट फोर्स। So if it a constant force is applied, ठीक है, and the object of mass m undergoes a displacement, ये d displacement मूव किया, तो ये वाली मैंने फोर्स यहाँ पे अप्लाई की एंड इट मूव्स थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट डी। अब मैं इसमें जो वर्क डन दिखाऊंगा, तब वर्क डन जो होगा मेरा फोर्स डॉट डी, ठीक है। सो ये जो आता है मेरा फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ माई डिस्प्लेसमेंट, ये कितना होगा, एफ कॉस थीटा। तो फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ माई डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस थीटा इंटू डी, सो दैट इज गोइंग टू डिफाइन माई वर्क डन, that's going to define my work done, ठीक है। so work done by the force, ठीक है, always work done is always by the force, is a product of component of the force in the direction of displacement and the magnitude of displacement। तो f work done का कितना है, f is equal to f cos theta, जो force है along the direction of your displacement into the displacement, that is what it is, you will get the value of your work done। और इसको हम f cos theta और d को हम लोग अगर लिखना चाहें तो in the scalar product we can write it f dot d,
ठीक है, दैट इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एफ डॉट डी. So if there is no displacement, अगर d 0 है, then in that case no work is done. Even if the force is very large, even how much hard force you are going to apply, no work is done. तो for instance हमने जो पहले लेक्चर में स्टार्टिंग में ही देखा था, इस in all cases if the farmer is plowing the field, ठीक है, so whatever he is doing, तो कोई उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही. दैट्स वाई वी सेड कि इट इज़ अ जीरो वर्क डन. कंस्ट्रक्शन वर्कर इज कैरिंग द ब्रिक्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर इज कैरिंग द ब्रिक्स. तो ये वाला केस जो होगा अभी हमारा नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट पे है कि जब मेरा एंगल थीटा वर्टिकल हो जाए. बट ये वाला केस है स्टूडेंट स्टडिंग, ठीक है, फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. इन दिस केस ऑल्सो देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, वी कैन से इट इज़ अ जीरो वर्क डन. आर्टिस्ट पेंटिंग इन अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, हेयर ऑल्सो द वर्क डन कम्स आउट टू बी जीरो बिकॉज देर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी जिस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है. So in all those cases we say okay there is no displacement. How much is the bigger is your work, how much hard you push, if there is no displacement आपको लगेगा कि आपकी इंटरनल एनर्जी यूज़ हो रही है, बट जो फिजिक्स के टर्म में होगी देर इज़ नो वर्क डन, ठीक है. फॉर इंस्टेंस इफ दिस गर्ल इज़ पुशिंग दिस वॉल, हाउ हार्ड शी इज़ पुशिंग, शी कैन पुश सो मच हार्ड बट दिस वॉल इज स्टेशनरी, ये वॉल नहीं मूव कर रही है. सो इन द फिजिक्स टर्म दिस द वर्क डन बाय द गर्ल इज़ ज़ीरो, बट इंटरनली जो होगा देर इज़ अ कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्टिंग एंड द रिलैक्सिंग ऑफ मसल्स जो होगा बॉडी में, एंड द इंटरनल एनर्जी जो होगी गर्ल की दैट हैज़ बीन यूटिलाइज, सो जिसकी वजह से गर्ल गेट टायर्ड, ठीक है. बट ये जो होगी फिजिक्स में इवन द गर्ल गेट टायर्ड, बट इन फिजिक्स टर्म इफ देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, आपने जिस बॉडी पे फोर्स लगाया है उस बॉडी पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, सो वी कैन से देर इज़ नो वर्क डन, ठीक है. इन दिस केस मे बी द गर्ल गॉट टायर्ड बट देर इज़ नो वर्क डन, ठीक है. सो द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. अगेन देयर इज अनदर केस इफ द वेट लिफ्टर इज लिफ्टिंग दिस वेट, ठीक है, इफ शी इज लिफ्टिंग दिस वेट for many minutes, ठीक है, she can lift the weight for 5 minutes. Even after 5 minutes the girl will feel exhausted because the muscle inside is working, contracting, relaxing हो रही है, and there is a internal energy has been lost. But in terms of physics ये body पे कोई work done नहीं हुआ, ठीक है. there is no work done on the body because the body is there only, there is a displacement is zero, ठीक है. तो सेकेंड केस देखते हैं हम, फोर्स इज़ जीरो. जब ये है मेरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट इसका नहीं हो रहा, फोर्स लग रही है इस पर बट नो डिस्प्लेसमेंट इज़ देयर, ठीक है. बट इसके अब नेक्स्ट देखते हैं व्हेन द फोर्स इज़ जीरो. सो हमारे जो इस कंपोनेंट में है तीन चीज़ें हैं मेरी, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, थीटा कॉस थीटा है, ठीक है. तो यहाँ पे एक और चीज़ है मेरी जो फोर्स लग रही है ना, ऑलवेज रिमेंबर दिस फोर्स, ये जो पॉइंट ऑफ द बिकॉज वी आर टेकिंग द रिजिड बॉडीज़, तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है रिजिड बॉडीज़ में, बट अदरवाइज ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का ही डिस्प्लेसमेंट मेरा डी हुआ है, ठीक है. सो बिकॉज कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा ना यहाँ पे, तो ये भी सेम है तो ये भी सेम रहेगा, तो दैट्स वाई वी हैव टेकन दिस डी. सो ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज़, ये जो पॉइंट मूव किया दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. सो अगर मैं इस पर देखूँ, यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इस पर, दैट इज़ no movement is happening here, so no displacement is happening. Same way when the girl is applying the force on this body, so this point of application of force is not moving, so we can say it is the displacement is zero here, ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जीरो वाले क्वेश्चन देख लिया. आप देखते हैं फोर्स इज जीरो इफ दिस कार इज मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, सो इन दिस केस ऑल्सो वी कैन से देर इज नो वर्क डन बिकॉज देर इज नो force onto it, ठीक है. सो इन दिस केस ऑल्सो वी कैन से नो वर्क डन, ऑल्दो इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग देर इज नो फ्रिक्शन, तो दिस बॉडी दिस car can go for a very large displacement, but when the force is zero we can say work done is also zero. थर्ड क्या होता है मेरा, force and displacement when they are mutually perpendicular, जो कि हमारा पहले वाला केस था when the construction worker is carrying the bricks over his head, so in that case the work done by the gravity is zero. तो यहाँ पे भी यही है, सपोज दिस पर्सन इज कैरिंग दिस ब्लॉक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या फोर्स वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, नीचे की साइड में लग रहा है mg, और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है ये, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री. सो इन दिस केस ऑल्सो ऑल्दो हम एवरीडे टर्म्स में बोलेंगे द वर्क इज डन बाय द पर्सन, बट इन द फिजिक्स टर्म बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री दिस फोर्स हैज़ डन नो वर्क. सो दिस फोर्स, सो इस बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस लग सकती हैं, बट हम ये वाली फोर्स का कह रहे हैं, ये एफ इक्वल टू mg का कोई वर्क डन नहीं है, ठीक है. इस पे और भी फोर्सेस लग सकती हैं. सपोज यहाँ पे एक ये वाली फोर्सेस पे
सम एयर ड्रैग लग रहा होगा, तो देर इज़ अ वर्क डन बाय द एयर ड्रैग देन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो कह रहे हैं दैट इज़ वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ठीक है। तो एक बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग सकती हैं, मल्टीपल फोर्सेस में कुछ फोर्सेस सपोर्ट कर सकती हैं मोशन को, कुछ फोर्सेस मेरी अपोज कर रही होंगी, तो कुछ वर्क डन मेरा पॉजिटिव में आएगा जो मेरे को सपोर्ट कर रहा होगा मोशन को, कुछ मेरा वर्क डन नेगेटिव में आएगा, कुछ वर्क डन जीरो भी आ सकता है अगर वो परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। सो दिस ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि वर्क डन इज बाय देयर इंडिविजुअल फोर्सेस, ठीक है। बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस हैं तो हमने यहाँ पे एक ही फोर्स का दिया हुआ है, ठीक है। वर्क डन बाय दिस वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो हेयर वर्क डन बाय दिस mg डज नो वर्क। सेम वे सेंट्रीपिटल फोर्सेस हम देखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्सेस में भी हमारा जो फोर्स होती है दैट इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन एंड द मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, सो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इन द सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो जो कि हमने देखा होगा मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, सो इन दिस केस द मून इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स दिस साइड एंड द फोर्स इज टुवर्ड्स दिस साइड, सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हेयर इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। Here also we have seen work done by the gravitational force is zero, and here also we have seen because the gravitational force is only providing the centripetal force to the moon, so here it is Fg जो gravitational force है and the direction of motion is this, so in this case also work done by the gravity is zero. बट एनी वे सर्कुलर मोशन में हमेशा जो होता है कि मोशन हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है एंड माई A is always perpendicular to my velocity. A is always perpendicular to your velocity, so you can say work done in your circular motion is always zero by the centripetal force, ठीक है, not by other forces, by the centripetal force. अगर यहाँ पे जो भी मेरी नेट सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी मल्टीपल फोर्सेस से आ रही हैं तो अलॉन्ग द डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स ही लेनी है आपने बस यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं है कि आप और भी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं उसका भी जीरो लेंगे, बट वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए सेपरेट फोर्स, इट इज़ अ नेट फोर्स ऑफ नेट रिजल्टेंट फोर्स अलॉन्ग द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी वी हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मेरा जो फोर्स है उसका कंपोनेंट जो होगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई मोशन आ रहा होगा, सो दैट मीन्स वर्क डन मेरा पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक है। अगर मेरा ये फोर्स मेरा सपोज मोशन ये ब्लॉक का मोशन आपका इस डायरेक्शन में कर रहा है, आपने फोर्स इस पर ऐसे लगाई है, सो यहाँ पे जो एफ कॉस थीटा आएगा ये इसी डायरेक्शन में आएगा एफ कॉस थीटा, तो यहाँ पे आपका वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव बिकॉज द वर्क डन आपका it is along the direction of my, so force is along the direction of your work done, so it is helping it. अगर मेरा फोर्स मैं ऐसे लगा दूँ तो यहाँ पे जो एफ कॉस थीटा का कंपोनेंट आएगा ये वाला आएगा एफ कॉस थीटा, दिस इज योर एफ कॉस थीटा, तो ये वाला जो एफ कॉस थीटा होगा दैट इज अपोजिंग योर मोशन, ठीक है, दैट इज अपोजिंग योर मोशन, देन द वर्क डन कम्स आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर वो 90 डिग्री तक है तो 90 डिग्री पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इस वाले रीजन में अगर मेरा है इस वाले रीजन में, सो वी कैन से वर्क डन इज़ पॉजिटिव। अगर मेरा यहाँ से इस वाले रीजन में आ जाता है इस वाले रीजन में, देन वी कैन से वर्क डन इज़ नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव व्हेन द एंगल बिटवीन माई डिस्प्लेसमेंट एंड माई फोर्स कम्स आउट टू बी इन दिस रीजन, ठीक है। और वो हमने देख लिया जब हम कंपोनेंट लेंगे, अगर मेरा डी ए है और ये मेरा एफ है, तो जब मैं इसका कंपोनेंट लूँगा वो दैट विल कम इन दिस डायरेक्शन, तो दिस फोर्स इज अपोजिंग दिस डी ना, दिस फोर्स इज अपोजिंग दिस डी, तो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू डू द नेगेटिव वर्क, ठीक है। So this is been mentioned here, if the theta is between 90 degree to 180 then the cos theta comes out to be negative and that's why your work done is negative. वर्क एनर्जी का हमारा सेम डायमेंशन रहती हैं वर्क एनर्जी की, ठीक है, दैट इज़ m/L2t-2, तो आप इससे भी कर सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ योर वर्क, और वर्क इज़ नथिंग बट योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और जो एनर्जी हम लोग देखते हैं हमने mv फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 m वी इनिशियल स्क्वायर, सो इसका भी डायमेंशन सेम होगी, इसकी भी डायमेंशन सेम होगी, इसकी भी डायमेंशन सेम होगी बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो वर्क और एनर्जी की सेम डायमेंशन है, दिस इज डायमेंशन, और ऐसा यूनिट है मेरी जो वर्क की है दैट इज़ जूल, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। हमारे पास कुछ एक और यूनिट ऑफ एनर्जी और जूल एनर्जी और वर्क की दे रखी है, वन इज़ कॉल्ड अर्ज विच इज़ कॉल्ड CGS यूनिट ऑफ योर वर्क। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारी होती है इन टर्म्स ऑफ क्वांटम, जब हम क्वांटम लेवल पे वर्क करते हैं व्हेन द एनर्जीज आर क्वाइट स्मॉल, तो उस केस में वी डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रादर देन जूल, ठीक है। दिस आर जो ये सारी हमारी यूनिट्स होती हैं फॉर आर कंफर्टिंग पर्पस के, ठीक है। वी कैन नॉट डील विद, क्योंकि जब हम क्वांटम लेवल पे प्ले अराउंड करते हैं तो उस केस में बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है हमारी, ठीक है। तो इतनी एनर्जी को वी कैन नॉट राइट इट इन द जूल्स, तो हम लोग वी राइट इट इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वी कैन नॉट ऑलवेज अप्लाई 10 to the power -19, तो फॉर दिस पर्पस ओनली, फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस ओनली वी यूज़ दिस यूनिट्स।
कैलोरी यूज़ होती है हमारी हीट वाले केस में, वी यूज़ इट अ कैलोरी जब भी हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स होता है। और फाइनल हमारी होती है किलोवाट आवर में, जब भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट किलोवाट आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक साइक्लिस्ट है, ठीक है, वो स्किड अराउंड कर रहा है एंड स्टॉप हो जाता है आफ्टर 10 मीटर। तो दैट मीन्स सम अपोजिंग फोर्स इज देयर, सो दैट इज व्हाई द साइक्लिस्ट इज स्टॉपिंग डाउन। यहाँ पे हमें निकालना है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। सो सपोज दिस साइक्लिस्ट इज गोइंग, ठीक है, फिर दिस साइक्लिस्ट इज इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है साइकिल पे, एंड द साइक्लिस्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। आफ्टर 10 मीटर इट गॉट स्टॉप, ठीक है, आफ्टर 10 मिनट बाद ये रुक जाता है। ठीक है, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन एंड द मोशन इज अपोजिंग, ठीक है, मोशन इज अपोजिंग। वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच इज द वर्क डज द रोड ऑन टू द साइकिल, रोड कितना वर्क डन कर रहा है, एंड वर्क डन बाय साइकिल, वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। ठीक है, मेरे को वर्क डन बाय द रोड ऑन द साइकिल निकालनी है, साइकिल ऑन द एंड द बाय द साइकिल ऑन द रोड निकालनी है। तो पहले वर्क डन निकालते हैं। पहले में फोर्स मेरी ये है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेरी इस डायरेक्शन में कितनी हो रही है 10, ठीक है, तो वर्क डन कितना हो गया, फोर्स मेरी 200 इंटू वर्क डन कितना हो गया मेरा 10, और एंगल कितना है दोनों के बीच में 180 डिग्री, 180 डिग्री है ना, दोनों अपोजिंग है, तो कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ पे मेरा जो आ जाएगा -2000 जूल। ठीक है, ये मेरा नेगेटिव वर्क आ गया, इट इज़ अ नेगेटिव वर्क दैट ब्रिंग्स द साइकिल टू द हॉल्ट। ठीक है, नाउ न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होगा मेरा, इफ़ सपोज दिस इज द फोर्स ऑन द बाइसाइकिल के जो मेरे व्हील्स हैं, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या होगा, अगर इस पर फोर्स इधर लग रही है एफ ये 200, तो ग्राउंड पे ये 200 इधर लग रही होगी। ठीक है, और बट ग्राउंड का क्या है, यहाँ पे ग्राउंड का तो मोशन कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे जो एक्स है ग्राउंड का दैट इज़ 0, तो वर्क डन ऑन द ग्राउंड इज़ 0, वर्क डन बाय द ग्राउंड बाय दिस फोर्स इज़ 0। ठीक है, बट वर्क डन बाय द ग्राउंड ऑन टू दिस इज कम्स आउट टू बी -2000। तो हमने क्या देखा यहाँ से, सो यहाँ पे हमने देखा हाउएवर द रोड अंडरगोज नो डिस्प्लेसमेंट, सो द वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड इज 0। यहाँ पे हमने क्या देखा कि फोर्स हमारी इक्वल एंड अपोजिट है, बट वर्क डन जो है हमारा दैट इज़ नॉट इक्वल एंड अपोजिट, वर्क डन ऑन ए नीड नॉट टू बी नेसेसरली इक्वल एंड अपोजिट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि हमारे फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो सकती हैं, बट वर्क डन विल नॉट बी इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, सो इसी बेसिस पे ये जो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा है, इसके बेसिस पे हम लोग तो एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन कितना होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन कितना होता है। ठीक है, सो ये इस एग्जाम्पल में देखते हैं। सो यहाँ पे ये मेरा एक बड़ा ब्लॉक है, ठीक है, दैट इज़ मूविंग हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और फ्रिक्शन सब में है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन है और यहाँ पे भी फ्रिक्शन है, और ये एक छोटा ब्लॉक है। ठीक है, ये 3 ब्लॉक है मेरे। सपोज ये वाला ब्लॉक मेरा V से मूव कर रहा है और ये इसके साथ साथ मूव कर रहा है। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, बट यहाँ पे जो ये दोनों ब्लॉक हैं दे आर स्लाइडिंग। ठीक है, दे आर स्लाइडिंग ऑन दिस सरफेस। ठीक है, ये इस सरफेस पे स्लाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स ये वाला जो सिस्टम है मेरा ऊपर वाला, दे आर मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो मूविंग विद वेलोसिटी v, देयर इज़ नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन a एंड b, सो दैट्स व्हाई आई कैन से यहाँ पे जो होगा दैट इज़ व्हाट इट कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेरा स्लाइडिंग हो रहा है, दे आर मूविंग विद f बट द ग्राउंड इज नॉट मूविंग, सो आई कैन से जो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा दैट इज़ F2 इज़ माई काइनेटिक फ्रिक्शन, F2 इज़ माई काइनेटिक फ्रिक्शन। अब मेरे को वर्क डन बाय का स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, इस पे यहाँ पे कितना है, और वर्क डन बाय दिस काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, F2 वाला हम लोग निकाल नहीं रहे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा, क्योंकि अगर हम देखें काइनेटिक फ्रिक्शन, सो हाउ दिस ब्लॉक इज़ मूविंग बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जो फ्रिक्शन होगी इस पर, सपोज दिस इज मूविंग विद V, सो यहाँ पे जो इट इज़ सो यहाँ पे इसके ऊपर फ्रिक्शन आएगा F1। ठीक है, सेम ये फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट F1 नीचे वाले ब्लॉक पे आ जाएगा। ठीक है, और एक बिकॉज इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड, ये जो दोनों मूव फॉरवर्ड कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जो होगा एक स्टैटिक फ्रिक्शन इन दोनों पे नीचे ये आएगा, जो नीचे वाले ब्लॉक पे पीछे साइड में आएगा बिकॉज ऑफ द ग्राउंड, दैट इज़ F2, सो ग्राउंड पे इधर आएगा F2 पॉजिट इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्क डन। तो नाउ इफ वी सी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स है A का। ठीक है, दिस इज माय पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, इफ़ यू सी दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है दोनों, दे आर नॉट एट ऑल मूविंग, बिकॉज दिस इज, अगर मैं देखूँ A एंड B दे आर मूविंग टुगेदर ना, दे आर मूविंग टुगेदर, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दे आर नॉट एट ऑल मूविंग। ठीक है, सो दैट मीन्स आई कैन से कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट एट ऑल मूविंग, सो वी कैन एज्यूम, वी कैन से कि इट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन होगा दैट इज़ 0। हम देखें ना, यहाँ पे ये मेरा A पे ये वाला पॉइंट है, सपोज दिस इज माई F1। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है ये मेरा B पे F2। ठीक है, अगर मैं देखूँ कि ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये तो रिलेटिवली मूव नहीं कर रहा।
ठीक है, दैट पॉइंट इज़ नॉट एट ऑल मूविंग, ये वाला पॉइंट तो मूव नहीं कर रहा। या फिर मैं ऐसे लेके चलूँ, अगर मैं इसके पर्सपेक्टिव में देखूँ, ठीक है, यहाँ वाले पर्सपेक्टिव में, तो ये वाला पॉइंट मूव करके सपोज यहाँ पे आ गया, ठीक है, सपोज दिस पॉइंट मूव फ्रॉम 1 से 2 पे पहुँच गया, ठीक है, व्हेन बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो ये यहाँ पे आ गया ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो F1 इंटू डी हो गया, ठीक है, F1 इंटू डी, सपोज ये डी है इन दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस मेरा डी है, तो F1 इंटू डी फोर्स बाय वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया F1 इंटू डी। सेम वे वर्क डन बाय F2 कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस F2 इंटू डी, माइनस F2 इंटू डी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज डी, ये भी तो डी मूव करेगा ना, बिकॉज दिस वाला जो बी मूव कर रहा होगा, बी वाला पॉइंट के ऊपर भी जो होगा, दैट इज ऑल्सो मूव विद डिस्टेंस डी इफ वी कंपेयर विद दिस रेफरेंस, ठीक है। और F1 और F2 मेरे दोनों सो यहाँ पे जो है F2 ऑलरेडी मैंने माइनस में ले लिया, तो F1 और F2 मेरे दोनों बराबर हैं, दिस विल गेट कैंसिल, तो मेरा वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स आउट टू बी 0, ठीक है, इवन द मोशन इज हैपनिंग, वर्क डन कम्स आउट टू बी 0, ठीक है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0, बिकॉज ये जो मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है दैट इज नॉट एट ऑल मूविंग, ठीक है, दैट इज माई डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज 0। अब मैं इस पर देखूँ नीचे वाले पे, तो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बिकॉज इट इज़ नाउ रिलेटिवली मूविंग, तो नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये तो आगे मूव कर रहा है, ये वाला बिल्कुल नहीं मूव कर रहा, ये सॉरी ये वाला मेरा आगे मूव कर रहा है, ये वाला मूव नहीं कर रहा, तो अब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया ना इस वाले पॉइंट के बीच में। अगर मैं ये ऊपर वाले में देखूँ, ये वाला ए का पार्ट हो गया, ये मेरा नीचे वाला बी का पार्ट हो गया। अब ये दोनों तो साथ साथ मूव कर रहे हैं, इस पर अगर मेरा फोर्स F1 लग रहा है, इस पर मेरा F1 इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, तो ये तो मेरे दोनों पार्ट साथ साथ ही मूव कर रहे हैं ना। इफ़ यू टेक बोथ द पाथ मूव करके यहाँ पे आ गए, दोनों पार्ट मूव करके, तो अगर मैं वर्क डन निकालूँ तो ऊपर वाले की वजह से F1 इंटू डी कर दो, नीचे वाले की वजह से भी F1 इंटू डी होगा, इक्वल एंड अपोजिट 0 हो जाएंगे। या फिर आप यही कंसिडर कर लो, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो मूव ही नहीं कर रहा, तो भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से 0 हो गया। अब मैं नीचे वाले में देखूँ ये वाला, तो यहाँ पे मेरा ऊपर वाले पे नीचे सॉरी ये बी के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है, और नीचे वाले पे मेरा फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ठीक है। नीचे वाला तो पॉइंट मूव नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो यहाँ तो फ्रिक्शन 0 हो गई। बट ये वाला मेरा मूव कर रहा है, तो यहाँ पे मेरी देयर विल बी अ नेगेटिव, यहाँ पे मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है बट फ्रिक्शन इधर है, सो मेरा जो नेट मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी दैट इज नेगेटिव वर्क डन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन पे, ठीक है। सो नीचे वाले पे जो होगा F2 का जो होगा, F2 विल बी हैविंग नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। और जो F1 का वर्क डन होगा, F1 वर्क डन विल बी 0, ठीक है, F1 का जो नेट वर्क डन होगा, बट F1 विल डू द वर्क ऑन दिस। अगर मैं एक ही बॉडी का निकालूँ, ठीक है, इफ आई एम टेकिंग इट एज अ सिस्टम, देन द वर्क डन बाय माई स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी 0। अगर मैं ए पे निकालूँ बस कि ए पे फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया, मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल वर्क डन कितना है फ्रिक्शन का, टोटल वर्क डन तो स्टैटिक फ्रिक्शन का ये आएगा ना, ये आएगा। अगर मैं करूँ कि ए पे कितना वर्क डन हुआ है, तो ए पे अगर ए मूव कर, अगर ये दोनों ब्लॉक मेरे मूव करके इधर आ गए, ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट मेरा मूव करके इधर आ गया, ये 10 मीटर हो गया, देन आई कैन से द फ्रिक्शन इंटू डी दैट इज माई प्लस वर्क डन ऑन ए, ठीक है। और मैं बी पे निकालूँ वर्क डन ऑन बी, दैट इज माइनस F1 इंटू डी, ठीक है। सो दैट इज़ माई वर्क डन। अगर टोटल आप देखोगे, दोनों को सम कर दो, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट हेयर इन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन पे जो पॉइंट है वो मेरा रिलेटिवली मूव नहीं करता, ठीक है, तो इन दैट केस देयर इज़ नो वर्क डन। स्टैटिक फ्रिक्शन में वर्क डन इज 0, नेट वर्क डन इज 0, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट है सिंपल काइनेटिक एनर्जी का। मेन हमारा वर्क का ही कॉन्सेप्ट था थोड़ा। अब काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इट इज़ अ एनर्जी इन मोशन, ठीक है। और ये एनर्जी जो थी, वी हैव बीन यूटिलाइजिंग दिस एनर्जी इन द एशियन टाइम से ही यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज दिस दे डोंट नो द कॉन्सेप्ट नहीं पता था, बट इंट्यूटिवली पता था कि कोई बॉडी मूव कर रही है तो वी कैन यूटिलाइज इट टू डू सम वर्क, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है मेरा, दिस कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दिस कैन नेवर बी नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज मास इज पॉजिटिव, और इन दोनों का जो मेरा प्रोडक्ट आता है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ V इंटू वी, दैट विल ऑलवेज कम V स्क्वायर एंड दैट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय द मोशन, काइनेटिक एनर्जी जो होगी मेरी हमेशा पॉजिटिव होगी, दैट इज अ एनर्जी ऑफ द मोशन। सो इफ ऑब्जेक्ट इज हैविंग द मास m और उसकी वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं हाफ mv स्क्वायर से। इट इज़ ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सो काइनेटिक एनर्जी इज द ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ वर्क द ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मैंने कहा वी नो दिस इंट्यूटिवली, बिकॉज पहले टाइम पे फ्लोइंग ऑफ द स्ट्रीम फ्रॉम द हाइट, इट इज़
वो क्या फ्रॉम द हाइट इफ द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, सो क्या करेगी वो मोशन एनर्जी गेन करेगी, मोशन एनर्जी वी यूज टू ग्राइंड द कॉर्न, ठीक है। सेम वे द सेलिंग ऑफ द शिप्स, तो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है वी हैव बीन यूटिलाइजिंग इट फॉर द सेलिंग ऑफ द शिप टू एम्प्लॉय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड, ठीक है। सो वी हैव बीन यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी फॉर आवर पर्पसेस, प्रैक्टिकल पर्पसेस, अपने वर्क के लिए वर्क कराते थे हम काइनेटिक एनर्जी से, बट वी नेवर अंडरस्टूड कि है क्या वो हाफ mv², जो हमने जो उसका क्वांटिटेटिवली डिफाइन नहीं किया था, बट इंट्यूटिवली वी हैव बीन यूजिंग दैट काइनेटिक एनर्जी फॉर सो लॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बुलेट है, उसका मास ये है, उसको इतनी वेलोसिटी से यू जस्ट फायर्ड इट एक प्लाईवुड के अंदर, ठीक है। दिस बुलेट हैज़ बिन फायर्ड, ठीक है, वो प्लाईवुड के अंदर घुसी और यहाँ से सपोज इनिशियल जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी और जो बाहर निकलने की काइनेटिक एनर्जी जो आई है वो आई है, इनिशियल जो थी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कम्स आउट टू बी जो भी थी, और जो फाइनल निकली है वो 10% ऑफ इनिशियल निकली है, 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से निकला है। तो मेरे को इमरजेंट स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो अब इनिशियल मेरे को काइनेटिक एनर्जी पता है, हाफ m इंटू v² कर दूंगा, 1/2 m मेरे को पता है 50 इंटू 200 का स्क्वायर, ये मेरी इनिशियल आ गई। अब इसको मैं 0.1 कर दूँ, ठीक है, 10% से बाहर निकला ना, तो ये मेरी कितनी हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस माई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ m इंटू v² कर दूँ, ठीक है, m इंटू v², तो यहाँ से मैं v फाइनल निकाल सकता हूँ, v10 मेरे को पता है, ये मेरे को मास पता है, तो v फाइनल निकाल सकता हूँ। v फाइनल कम्स आउट टू बी 63.2। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस है कि मेरे स्पीड जो है वो 68% रिड्यूस हुई है, डिस्पाइट मेरी काइनेटिक एनर्जी 90% रिड्यूस हो गई है, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन k एंड v में स्क्वायर का रिलेशनशिप है ना, दैट्स वाई दिस इज कमिंग, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अभी तक हमने जो वर्क डन देखा था, वर्क डन इज नथिंग बट बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, इन दोनों जो फोर्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। यहाँ पे जो मैं फोर्स ले रहा हूँ दैट इज़ माय कांस्टेंट फोर्स, अभी तक हमने जो कंसिडर किया था कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, दिस इज माय कांस्टेंट फोर्स। अब मैं कर रहा हूँ कि मेरी फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है, फोर्स इज जैसे जैसे मेरा मोशन हो रहा है, जैसे जैसे मेरा कंटिन्यूस मोशन हो रहा है, माई फोर्स इज चेंजिंग। सपोज फॉर इंस्टेंस आप ऐसे देखो, सो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो ऐसे वाला देखा था कि फोर्स इज कांस्टेंट अलॉन्ग, अगर मेरा यहाँ पे इनिशियल ऑब्जेक्ट ये है, फाइनल मेरा एक्स फाइनल ये है, सो माई मोशन इज कांस्टेंट। अगर मेरे को वर्क डन निकालना होता था दैट इज नथिंग बट f इंटू डी, तो क्या हो जाता था, इसके अंदर का एरिया हो जाएगा, ठीक है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके अंदर का डायरेक्ट एरिया हो जाएगा। अगर नाउ माई फोर्स इज वेरिंग, अब आपकी फोर्स वेरी कर रही है ऐसे, ठीक है। सो हमने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, वी हैव टू यूज़ द इंटीग्रेशन। तो आप क्या करोगे, आपको यू हैव टू डू, अभी आपकी कंटिन्यूस फोर्स वेरी कर रही है, तो आपको एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट फॉर द स्मॉल वेरी, यू हैव टू लिमिट योर डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट, ठीक है, बिकॉज योर फोर्स इज कंटिन्यूसली वेरिंग ऑन योर डिस्प्लेसमेंट। तो आप पहले अपने डिस्प्लेसमेंट को लिमिट करो बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में आप अपना वर्क डन निकालो, दैट इज़ अ dw, ठीक है। और क्योंकि वो ईजी हो जाएगा बिकॉज इस छोटे से df के लिए अगर मैं अभी मेरे को यहाँ पे लिमिट करूँगा मैं डेल्टा एक्स को, सो हेयर डेल्टा एक्स आई लिमिटेड टू वेरी वेरी स्मॉल फॉर द इंटीग्रेशन, बट आई विल टेक डेल्टा एक्स, पहले मैं छोटा सा डेल्टा एक्स लूँगा एक, ठीक है। मैंने इसको एक्स इनिशियल और फाइनल को मल्टीपल बार्स में डिवाइड कर दिया और मैंने एक छोटा डेल्टा एक्स ले लिया। अब इस डेल्टा एक्स पे क्या होगा ना, मेरा ये जो एफ एक्स है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तो मैं एज्यूम कर लूँगा मेरा एफ एक्स है वो कांस्टेंट है फॉर दिस, ठीक है। अगर मेरा इस छोटे से एरिया के लिए मैंने इतना डेल्टा एक्स लिया कि मेरा एफ एक्स जो है कांस्टेंट है, वो इतना वेरी नहीं करेगा डेल्टा एक्स के लिए, तो इस केस के लिए मैंने क्या किया, अब इसके लिए मैंने TW निकाल दिया, छोटा सा वर्क डन निकाल दिया। वो कितना आएगा मेरा, यहाँ पे जो मेरा एफ एक्स होगा इंटू डेल्टा एक्स, ये वाला, ये हो गई ना हाइट कितनी होगी मेरी एफ एक्स, और जो ये कितनी होगी विड्थ कितनी होगी डी एक्स, तो मेरा छोटा ये डेल्टा डब्ल्यू आ गया, छोटा डेल्टा डब्ल्यू आ गया मेरा एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं ये सारे छोटे ये डिवाइड करूँगा, जितने जितने मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ये सारे डिवाइड करके मैं सबको ऐड कर दूँ, ये एक्स डेल्टा एक्स इनिशियल से फाइनल तक का ऐड कर दूँ, तो मेरे को समेशन मिल जाएगा। अगर यही मैं डेल्टा एक्स को आई टेंड इट टू 0, आई लिमिट दिस डेल्टा एक्स टू 0, तो जितना जितना मेरा छोटा ये एरिया बनता जाएगा, जितना जितना छोटा मेरा ये होता जाएगा, ठीक है। अभी क्या ये मेरा बड़ा है, तो अभी मैं जब ये इसका एरिया निकाल रहा हूँ तो थोड़ा एरर आएगा, जैसे ये वाला नहीं काउंट होगा, ये वाला नहीं काउंट होगा, ये वाला नहीं काउंट होगा, ये वाला, ये ऐसे ऐसे काउंट नहीं हो रहे होंगे। अगर मैं इसकी विड्थ और छोटी छोटी करता जाऊँ, ठीक है, डेल्टा एक्स को और छोटा छोटा करता जाऊँ, तो मेरा ये वाले एरर कम होते रहेंगे। सो दैट्स वाई इफ़ आई टेंड डेल्टा एक्स टू 0 आई विल गेट द परफेक्ट एरिया अंडर दिस कर्व इफ़ आई टेंड टू डेल्टा एक्स टू 0। सो मेरे को ये वाले एरर कम करने के लिए आई हैव टू लिमिट माई डेल्टा एक्स टू 0। तो ये जो इतने छोटे छोटे मैं स्ट्रिप कट कर दूंगा कि जिसकी वजह से ये जो मेरे ये जो गैप्स आ रहे हैं गैप्स विल रिड्यूस टू 0, ठीक है। सो व्हेन आई डू डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 आई विल गेट इट
माई आई गेट द एरिया अंडर इट। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर मेरा एरिया अंडर दैट व्हेन आई मेक डेल्टा एक्स टेंड टू 0, सो मेरा डी डब्ल्यू हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट माई एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, एफ डॉट डी एक्स हो गया मेरा। और इफ़ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट इट, सो दैट इज गोइंग टू गिव मी दिस फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। ठीक है, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक स्मॉल डी एक्स मैं लूँगा। ठीक है, स्मॉल डी एक्स क्यों हो गया, दैट इज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इट इज़ नथिंग बट माई डी एक्स, स्मॉल डी एक्स हो गया मेरा। So इस small dx के लिए my force will be constant, so I'll don't have to worry about the variability of the force because I'm taking the small dx के लिए force constant f dot dx करूँगा, and this is going to give me the, ये पतली सी strip का मेरे को एरिया दे देगा। अब ये strip मैं add on करूँगा from x initial to x final, I'll get the total work done under my under the variable force. So that is, it's been explained up here. ठीक है, so it is the total work done under the shaded region, it's my work done under the वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, अब एक इस पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, देन विल रैप अप। सो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है ना, एक वुमेन है, वो एक ट्रंक को पहले पुश कर रही है ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, शी इज़ पुशिंग इट, इनिशियली जब वो पुश कर रही है शी इज़ पुशिंग इट विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। ठीक है, वो कहाँ तक, 10 मीटर तक पुश कर दिया। अब वो 10 मीटर के बाद ना शी हैज़ रिड्यूस डाउन हर फोर्स लीनियरली। ठीक है, उसको लीनियरली यहाँ पे 100 दिया, वो लीनियरली स्लो डाउन कर रही है अपनी फोर्स को, कहाँ तक ले आई वो 50 न्यूटन तक। ठीक है, 100 से स्टार्ट किया था, सपोज ये 10 पे है, यहाँ पे 100 थी, यहाँ पे वो 50 न्यूटन तक ले आई है। लीनियरली शी हैज़ ब्रिंग इट डाउन, तो दैट मीन्स अगर फोर्स इनिशियली 100 थी, नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 50। तो ये अगर मैं 100 लूँ तो नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 50, लीनियरली शी हैज़ ब्रिंग इट डाउन टू 50। ठीक है, सो नाउ दिस इज़ माई, इफ़ आई टेक दिस इज एज अ फोर्स, सो दिस इज़ नाउ 50 एंड दिस इज़ माई 100। ठीक है, और इस पोजिशन पे जाके एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, ये टोटल पोजीशन 20 मीटर पे द ब्लॉक गॉट स्टॉप, ब्लॉक रुक गया। और मेरे को फ्रिक्शनल फोर्स दे रखी है जो कि अपोजिंग फोर्स है इन दिस डायरेक्शन, दैट इज कांस्टेंट 50 न्यूटन, दैट इज अ कांस्टेंट फोर्स 50 न्यूटन। वी हैव टू फाइंड आउट द, कैलकुलेट द वर्क डन बाय टू फोर्सेज, इन दोनों फोर्स का वर्क डन निकालना है। सो विल डू इट बाय ग्राफ मेथड। ठीक है, ग्राफ मेथड से करते हैं। सो वी मेड द ग्राफ, पहले जो 10 मीटर तक क्या था मेरा फोर्स कांस्टेंट थी, उसके बाद लीनियरली वेरी कर रही है और वो 50 पे जाके रुक रही है। और कितने पे, 50 पे जाके रुक रही है, कब तक, जब मेरा 20 मीटर तक हो गया और मेरी एक नेगेटिव फोर्स लग रही है, दैट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब मैं पहले एरिया निकालूंगा इसका प्लस इसका, दैट इज गोइंग टू गिव मी माई पॉजिटिव वर्क, और ये मेरा नेगेटिव वर्क दे देगा। ठीक है, बिकॉज फ्रिक्शन इज अपोजिंग, नेगेटिव वर्क दे दूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा। सो मेरे को वर्क डन दोनों का अलग अलग निकालना है 20 मीटर पे टोटल। तो वी कैन डू इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो मेरा वर्क डन हो जाएगा ऊपर वाली फोर्स, जो मेरी फोर्स ये वुमेन लगा रही है, नीचे वाला मेरा फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इसका एरिया आप आराम से निकाल सकते हो, 10 इंटू ये 100 इंटू 10 कर लो। ठीक है, ये ट्रिपेजियम वाला एरिया है, ट्रिपेजियम वाले एरिया के लिए आप ये ले लो 1/2 इंटू ये वाली हाइट हो गई आपकी 50 प्लस 100 इंटू, और ये वाली लेंथ हो गई आपकी 10, ये आपका ट्रिपेजियम का एरिया हो गया। और आपका ये वाला एरिया आपको 50 इंटू 20 कर दो, तो ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट दे हैव डन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। फिर ये एरिया ऑफ आपका ट्रिपेजियम हो गया, आपकी ये बेस को ऐड की दोनों को 50 और 100, और ये जो परपेंडिकुलर हाइट हो गई आपकी 10। ठीक है, सो ये आपका ट्रिपेजियम का एरिया हो गया, ये आपका इसका एरिया हो गया। ठीक है, योर दिस एरिया, योर रेक्टेंगल एरिया। ये आ गई आपकी वर्क डन बाय फोर्सेस इज, वर्क डन बाय फोर्सेस 1750, और वर्क डन बाय योर फ्रिक्शनल फोर्सेस द रेक्टेंगुलर एरिया, दिस रेक्टेंगुलर एरिया। ठीक है, ये वाले रेक्टेंगुलर एरिया का आ गया। ठीक है, सो दिस कम्स आउट विद द नेगेटिव साइन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी, वर्क का देखा, और एनर्जी पे भी अभी हमने एक सेट ऑफ एनर्जी देखी, दैट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी। सो बेसिकली मेनली जो है दैट इज़ विल टेक अ क्विक रिव्यू। आज क्या क्या देख लिया, आज हमने इंट्रो देख लिया। इंट्रो पे हमने सबसे पहले देखा जो हमारा नॉर्मल नोशन है डे टू डे लाइफ का, वर्क, इट इज़ नॉट एट ऑल सेम नोशन विच इज़ द फिजिक्स इज़ बीन यूजिंग। फिजिक्स में वर्क इज़ टोटली बीन प्रिसाइजली डिफाइंड इन अ डिफरेंट मैनर, जो कि हमारा नॉर्मल डे टू डे वर्क होता है। तो हमने देखा कि फिजिक्स में वर्क डन क्या होता है, और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोग जो वर्क कहते हैं दैट इज़ नॉट द सेम इन फिजिक्स। फिर हमने देखा वर्क, एनर्जी और पावर में रिलेशनशिप देखा। सो इट स्टार्ट विद द एनर्जी। एनर्जी जो होती है, इफ़ वी ट्रांसफ़र, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कैसे होता है, थ्रू द वर्क डन ओनली। और वर्क किससे किया जाता है, बाय द फोर्स ओनली। सो यू आर डूइंग द वर्क बाय द फोर्स ओनली, बट टू डू दैट वर्क यू नीड टू हैव द एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी इज़ द इनिशियल पॉइंट, एनर्जी ही होगी तभी आप वर्क डन करेंगे। सो एनर्जी हम लोग कहते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क, कि आपके
आपके अंदर एनर्जी है देन ओनली यू कैन डू द वर्क. सो इफ़ वन बॉडी कैन ट्रांसफ़र द एनर्जी इफ़ दैट बॉडी इज़ हैविंग द एनर्जी, और वो कैसे ट्रांसफ़र करेगी? थ्रू द वर्क. और वो वर्क कैसे करेगी? बाय द फोर्स. ठीक है, ये हमने देखा. और कितना फास्ट वो ट्रांसफ़र कर रही है एनर्जी को, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द पावर. और कितना फास्ट वो वर्क कर रही है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द पावर. फिर हमको अगर वर्क के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए उससे पहले हमारे को एक मैथमेटिकल टर्म चाहिए थी, स्केलर प्रोडक्ट. हमारे को मैथमेटिकल प्रीरिक्विजिट चाहिए था, दैट इज़ स्केलर प्रोडक्ट, जो कि हमने देखा वर्क दैट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ आवर वेक्टर्स. जब हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं तो उसमें हमने दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक स्केलर और वेक्टर. आज हमने स्केलर प्रोडक्ट देखा, जो कि हमारा होता है कि दैट इज़ हाउ माई वन वेक्टर इज़ हेल्पिंग और अपोजिंग द अदर वेक्टर अलॉन्ग इट्स डायरेक्शन. ठीक है, फिर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का नोशन देखा. देन वी हैव सीन फ्रॉम दिस वी हैव सीन द वर्क क्या होता है एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. एंड वर्क डन का भी हमने वी हैव सीन वर्क डन हाउ इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स, हाउ इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन माई डिस्प्लेसमेंट एंड हाउ इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन माई थीटा. और फिर हमने कॉन्सेप्ट देखा पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क का. फिर उसी में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क को हमने एक एलेबरेट किया इन द वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन देखा हमने. फिर हमने लास्ट में वी हैव सीन द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स. ठीक है, सो दैट्स ऑल वी हैव स्टडीड फॉर टुडे. ठीक है, आज हमने इतना देखा. So we'll meet up in the next lecture. Next lecture में we'll further proceed in this chapter. So okay, all right, thank you.